चलो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग आपका अगला चैप्टर, जो कि है यहाँ पे अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ईवे बिल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में क्या बात करता है। सबसे पहले ये बोलता है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना है। तो जो भी पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अच्छा, अभी उसको कहां पे मेंटेन करना है, तो उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर और साथ ही साथ में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर। अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि क्या, अगर समझो आपके एक स्टेट के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन है, या तो एक स्टेट के अंदर आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेट से आप लोग बिजनेस कहां पे कर रहे हो, महाराष्ट्र में अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो और आपका एक जो रजिस्ट्रेशन है वो है मुंबई में और जो दूसरा रजिस्ट्रेशन है वो है आपका पुणे में, तो आपको एक प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और दूसरा क्या बन जाएगा आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर भी। ठीक है, अगर कोई पर्सन का वेयर हाउस है कहीं पर भी, तो वो वेयर हाउस को क्या बोल के डिक्लेयर करेगा, अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और अगर वहां पे बायर कुछ अपने गुड्स को वेयर हाउस में रखना चाहता है, तो बायर भी वेयर हाउस को क्या डिक्लेयर करेगा, अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के डिक्लेयर करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना है, तो आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है इन देयर ट्रू एंड करेक्ट फॉर्म, यानी कि आपको ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना है रिगार्डिंग। सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को आपने प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया। फिर जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज है उसका इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कितना हो रहा है उसके डिटेल्स को मेंटेन करो। आपका स्टॉक ऑफ गुड्स कितने उसको मेंटेन करो। आईटीसी कितना आपने अवेल किया ऑन अकाउंट ऑफ परचेस उसके डिटेल को मेंटेन करो। और आउटपुट टैक्स पेबल कितना है और आपने एक्चुअली कितना पे किया उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वापिस से देखो सब लोग, 5 बातें आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। सबसे पहले प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आपका जो भी है। सेकेंड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गुड्स। तीसरा आपका स्टॉक ऑफ गुड्स। चौथा आपका आईटीसी अवेल जितना था वो। और फिफ्थ आता है आपका आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड। अभी अगर इसके अंदर से आप लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, सेक्शन 10 के अंदर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आईटीसी अवेल आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और आउटपुट टैक्स की डिटेल्स भी सेम। इसके बाद में एडिशनल रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करने के स्पेसिफाइड पर्सन को, उसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये ऊपर दिए हुए तो आपको इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना ही करना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या मेंटेन करना है, जो भी गुड्स और सर्विसेज अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए उसके डिटेल्स को मेंटेन करना है। अगर आपका कोई भी इनवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर आपको टैक्स आरसीएम पे पे करना है, तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को मेंटेन करनी है। अगर आपको एडवांस कोई भी रिसीव हो रहा है, अगर आपने एडवांस कोई भी पे किया है या एडवांस को कुछ भी एडजस्ट किया है, उसकी डिटेल्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आपके सप्लायर का नाम और कंप्लीट एड्रेस, सप्लायर यानी कि जिससे आप लोगों ने गुड्स और सर्विसेज और बुक को परचेस किया है उसकी डिटेल को मेंटेन करो। साथ ही साथ में अगर आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया, उसका नाम एंड एड्रेस को सेव करके रखो। तीसरा, आपका जो प्रीमाइस है जहां पे आपने गुड्स को स्टोर किया, इंक्लूडिंग जो गुड्स को आपने ट्रांजिट में स्टोर किया, उसकी डिटेल्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देख लो सबमिट करके रखनी पड़ेगी, मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी इसके अंदर और एक बात क्या बोली गई है कि अगर आपके कोई भी टैक्सेबल गुड्स है, वो एक ऐसे प्लेस के ऊपर आप लोगों को मिल रहे हैं जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है एज योर प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे माना जाएगा कि वो गुड्स आप लोगों ने सप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, आप लोगों के गुड्स सप्लाइड माने जाएंगे। उसके बाद में स्टॉक एंड टैक्स के डिटेल्स पर्संस को मेंटेन करना मैंडेटरी है एक्सेप्ट फॉर कंपोजिशन सप्लाई। अच्छा, स्टॉक के अंदर आपका क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन या आइटम जिसको आप लोग डिस्पोज कर रहे हो एज ए गिफ्ट, या कुछ चीज अगर आप लोग फ्री सैंपल बोल के दे रहे हो वो आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आ गया जिसके अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और स्क्रैप आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। फिर आपको मेंटेन करना है आपके टैक्स की डिटेल्स को। टैक्स की डिटेल यानी कि आपका टैक्स कितना पेबल है, आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया, आपने टैक्स कितना पे किया, आपने इनपुट टैक्स कितना अवेल किया, कितना उसको यूटिलाइज किया, साथ में उसके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस वगैरह सारा।
थर्ड पॉइंट बात करते हैं, अगर आप लोग एजेंट हो तो एजेंट को सबसे पहले क्या मेंटेन करना है, ध्यान से सुनना, चार बातें उसको मेंटेन करके रखनी है। उसको जो जो प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन मिल रहा है गुड्स को रिसीव करने का या सप्लाई करने का, उसका रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। दूसरा, उसने जो भी गुड्स को रिसीव किया है या गुड्स को सप्लाई किया, उसका क्वांटिटेटिव डिटेल्स उसको मेंशन करके रखना पड़ेगा, जिसके अंदर उसका वैल्यू एंड क्वांटिटी आ गया। तीसरा, जो भी स्टेटमेंट वो अपने प्रिंसिपल को सबमिट कर रहा है, यानी कि जो भी उसके अकाउंट की डिटेल जो अपने प्रिंसिपल को दे रहा है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और फोर्थ, अगर वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी टैक्सेस को पे कर रहा है ना, तो उसके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब लोग एक बार देखना भी, एजेंट की चार बातें कौन सी आएगी। सबसे पहले बात करेंगे, जो भी उसको ऑथराइजेशन मिला है अपने प्रिंसिपल से गुड्स को रिसीव करने के लिए या सप्लाई करने के लिए, उसके ऑथराइजेशन को मेंटेन करो। सेकंड, उसको मेंशन करना है जो भी उसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को रिसीव किया या सप्लाई किया, उसका वैल्यू एंड क्वांटिटी को मेंटेन करके रखने का। थर्ड, उसने प्रिंसिपल को जो भी अकाउंट दिए रहेंगे उसके डिटेल्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और फोर्थ, उसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी टैक्स को पे किया है उसके अकाउंट मतलब उसके डिटेल्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर की, तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, जितना भी उसका मंथली प्रोडक्शन है उसके अंदर उसको क्वांटिटेटिव डिटेल्स बतानी है, कितना रॉ मटेरियल या कितनी सर्विसेज यूज हुई थी। फिर उसको क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंशन करनी है, कितना उसका गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, इंक्लूडिंग उसके अंदर से वेस्ट और बाय प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ था। सर्विस प्रोवाइडर को क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करना है ऑफ द गुड्स यूज्ड, ऑफ द इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज सप्लाइड। फिर अगर कोई भी बंदा है जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहा है, अच्छा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक बार अपन यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप लोग कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गुड्स और सर्विसेज और बोथ को यूज करते, तो आपको ना ये चार बातें का डिटेल्स को मेंटेन करना है। सबसे पहला, वो कौन सा बंदा है यानी कि कौन सा पर्सन है जिसके बिहाफ पे आप लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हो, यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ the works contract is carried out, on whose behalf the works contract is carried out। दूसरा, आपने कितनी क्वांटिटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आएगा, पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आपको कितना पैसा मिला है। और जो सामने वाला सप्लायर है जिससे आपने गुड्स और सर्विसेज लिए हैं ये काम करने के लिए, उसकी डिटेल्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चलो एक बार सब लोग मेरे साथ में रिवाइज कर लो, यहाँ पे चार पॉइंट है फॉर पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, जिस बंदे के बिहाफ पे आप लोग काम कर रहे हो उसका नाम एड्रेस आप लोगों को मेंशन करके रखना पड़ेगा। आप लोगों ने कितना गुड्स को रिसीव किया, गुड्स और सर्विसेज को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन, एंड कितना एक तो रिसीव हुआ एंड एक तो कितना यूटिलाइज किया, उसकी भी इंफॉर्मेशन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है, आप लोगों को कितना पेमेंट मिला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और फोर्थ, वो सप्लायर जिसे अपने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया उसके इंफॉर्मेशन को या उसके नाम एंड एड्रेस को आप लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी एजेंट है उसको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड, जो भी गुड्स उसको हैंडल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है फॉर कस्टोडियन एंड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अगर आप वेयर हाउस के ओनर हो, ऑपरेटर हो, या अगर आप लोग ट्रांसपोर्टर हो, तो अभी इधर बहुत अच्छी बात है, देखो वैसे तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन उन्हीं को करना है जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। बट यहाँ पे क्लियरली क्या बोला गया है कि अगर आप लोग वेयर हाउस के ओनर या ऑपरेटर हो या ट्रांसपोर्टर हो, तो इररिस्पेक्टिव कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं, मतलब आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपलसरी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। देखो अगर आप लोग रजिस्टर्ड हो तो वैसे भी आपको मेंटेन करना है, बट अगर आप लोग अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप लोग वेयर हाउस के ओनर या ऑपरेटर हो या ट्रांसपोर्टर हो और आप लोग अनरजिस्टर्ड हो, तो आपको कंपलसरी एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना है। यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना है। यूनिक एनरोलमेंट नंबर अगर आप लोगों को मिल गया तो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टर, आपको क्या करना है, जो भी आपके रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, जो भी आपने गुड्स को डिलीवर किया या गुड्स को स्टोर किया ड्यूरिंग द ट्रांजिट, अलोंग विद द जीएसटी एंड नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी, आपको उसकी डिटेल्स को मेंटेन करना है। और अगर वेयर हाउस के अगर आप लोग ओनर या ऑपरेटर हो, तो जो भी गुड्स का डिस्पैच हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, रिसीव हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है, आपको उसकी डिटेल्स को मेंटेन करना है। और आपको गुड्स को ऐसे स्टोर करना है कि आप उसको आइटम वाइज एंड ओनर वाइज अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ।
और जब आपके पास प्रॉपर ऑफिसर कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, आप उसको वो चीजें दिखा पाओ। ठीक है, तो सिर्फ ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर को अनरजिस्टर्ड रहेंगे तो भी यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना है, जिसके थ्रू उनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना क्या बन जाएगा, मैंडेटरी बन जाएगा। समझा यहां तक? चलो डन सबका यहां तक। बढ़ो अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बोलता है कि आपको अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, यानी कि आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है, मैंडेटरी है या मैन्युअली करना है, तो उसके बारे में बोला गया है। आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को अगर मैन्युअली मेंटेन करना है, आप लोग मैन्युअली मेंटेन करो, फर्क नहीं पड़ता, बट वो कैसे होने चाहिए, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो आप लोग उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करोगे तो आपको उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर रखना मैंडेटरी है, आपको उसका प्रॉपर एडिक्वेट बैकअप रखना मैंडेटरी है, और जब भी आप लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो आप वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देना चाहिए। ठीक है, कोई भी एंट्री आप लोगों की रहेगी उसको आपने इरेज या ओवरराइट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी क्लेरिकल एरर है उसको रेक्टिफाई करने की बारी आ रही है, आप लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कोई भी एंट्री को एडिट किया या डिलीट किया, उसका रिकॉर्ड भी आप लोगों को मेंटेन करके रखना मैंडेटरी है। अगर आप लोग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर सेक्शन 74A के हिसाब से डिमांड का प्रोविजंस एप्लीकेबल करवा दिए जाएंगे। फिर अभी ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 36, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। यूजुअली क्या बोलते हैं, आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को कब तक मेंटेन करना है, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर टू विच सच रिकॉर्ड्स रिलेट। अभी इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अभी यहाँ पे है आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि ये पीरियड चालू कब होगा आपका, 1 अप्रैल 2025, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026। इसका एनुअल रिटर्न का डेट क्या रहता है, एनुअल रिटर्न का डेट 31 दिसंबर 2026। आपको यहां से 72 मंथ्स तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। अभी 72 मंथ्स यानी कि कितना हो गया, ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 6 इयर्स ही हो गए। तो 2026 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तो ये हो गया 32, यानी कि आपको रिकॉर्ड्स को कब तक मेंटेन करना है, 31 दिसंबर 2032। ये आपका एक्चुअल डेट आ गया। मान लो अभी आपने रिटर्न को फाइल किया, रिटर्न को आपने क्या किया, फाइल किया। आपने कब फाइल किया उसको, लेट से 1 अक्टूबर 2026। तो यहां से जो 72 मंथ है वो कब से काउंट करने के, 1 अक्टूबर से करने के या 31 दिसंबर से करने के। तो यहां पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। आपने किस दिन फाइल किया वो मैटर नहीं करता, ड्यू डेट क्या था एनुअल रिटर्न का। तो इधर ड्यू डेट क्या था भैया आपका, 31 दिसंबर 26 था। तो यहां से आपको 72 मंथ्स के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सर मान लो अगर ये साल का ड्यू डेट 31 दिसंबर 2026 से अगर एक्सटेंड करके कर दिया रहता था 14 Feb 27, तो 72 मंथ्स खाते काउंट करने के, एक्चुअल वाले ड्यू डेट से फिर काउंट मत करो, फिर जो आपका एक्सटेंडेड ड्यू डेट का टाइम है वहां से आप लोग 72 मंथ्स को काउंट करोगे। समझा? ओके। अभी सर बात आती है, समझो अगर आपके अगेंस्ट कोई भी अपील हुआ, रिवीजन हो गया, कोई भी असेसमेंट हो गया, है ना, कौन सा केस है यहाँ पे, अपील हो गया, रिवीजन हो गया, असेसमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने, तो ड्यू डेट से 72 मंथ्स, या तो जिस दिन आपके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर आया वहां से 1 ईयर, विच एवर इज लेटर। विच एवर इज क्या बोला गया हुआ है, लेटर। सर एग्जांपल से समझो, देखो फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसका जो आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है वो क्या रहता है, 31 दिसंबर 2025। जान दो मैं आप लोगों के एग्जाम के लिए लेता हूं 26-27, तो इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा, लेट्स से 31 दिसंबर 2027। ठीक है, यहां से आपको कितना टाइम के लिए मेंटेन करना है, 72 मंथ्स। अच्छा 72 मंथ्स मतलब आपको कब तक मेंटेन करना है, 31 दिसंबर 2033। ओके, अभी इसका है ना आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हो, कुछ भी रिवीजन था, असेसमेंट था, कुछ भी था, एक ऑर्डर पास हो रहा है। केस 1 आपके अगेंस्ट ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर पास हो रहा है, लेट्स से 15 अक्टूबर 2030। तो आपको रिकॉर्ड्स को कब तक मेंटेन करना है, यहां से 1 ईयर काउंट कर लो। 1 ईयर क्या आएगा,
15 अक्टूबर 2031 और 31 दिसंबर 2033 विच एवर इज लेटर। यानी कि इस केस में आप लोग अकाउंट्स को कब तक मेंटेन करोगे? 31 दिसंबर 2033। अच्छा, सेकेंड केस, मान लो आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 15 अक्टूबर 2033, तो यहां से आपका 1 ईयर कब खत्म होगा? 15 अक्टूबर 2034, और जो ड्यू डेट से 72 मंथ है वो कब खत्म हो रहे? 31 दिसंबर 2033। विच एवर इज लेटर, आपको तब तक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अभी लेटर क्या आएगा आप लोगों का? 15 अक्टूबर 2034। आपको ये डेट तक आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये रही उसकी प्रोविजंस। क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक जल्दी से बताओ। चलो, देने यहां तक? ओके, परफेक्ट। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा अगला टॉपिक जो कि रहेगा यहाँ पे ई वे बिल के बारे में। अभी बेसिकली ई वे बिल मतलब क्या? ई वे बिल एक गवर्नमेंट को इंटीमेशन है कि हम लोग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट चालू होने के पहले जब आप लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम लोग गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, वो जो ऐसा जो इन्फॉर्म करना है वो आप लोग ई वे बिल के थ्रू करते हो। ठीक है, तो ई वे बिल आप लोग कब जनरेट करोगे? मूवमेंट चालू होने से पहले। अच्छा, मूवमेंट यहाँ पे या तो आपका सप्लाई के लिए रह सकता है, या तो रीजन अदर देन सप्लाई के लिए आप लोग मूवमेंट करोगे तो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सप्लाई करना मतलब क्या? आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है, आपने सप्लाई के लिए गुड्स को मूव किया। ऐसे भी रीजन रह सकते हैं कि आपका मूवमेंट सप्लाई के लिए नहीं है, फिर भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर समझो आर्टिस्ट का अपना आर्ट एग्जीबिशन में भेज रहा है, तो यहाँ पे अभी तक सप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि एग्जीबिशन ने उसको कंसीडरेशन नहीं दिया। बट गुड्स क्योंकि आर्टिस्ट के ऐसे एग्जीबिशन तक जा रहे हैं, यानी कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा, तो ये मूवमेंट करने के पहले भी आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा? ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, ई वे बिल जनरेट करने का लायबिलिटी किसके ऊपर है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? तो जो पर्सन गुड्स का मूवमेंट कर रहा है उसको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अभी मूवमेंट कौन कर रहा है गुड्स का? तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड वो बोल रहा है कि मैं गुड्स को ए प्लेस से लेके बी प्लेस तक डिलीवरी करवा दूंगा, मतलब मूवमेंट सप्लायर कर रहा है, तो सप्लायर ई वे बिल बनाएगा। अगर बायर बोल रहा है कि मैं XYZ प्लेस से गुड्स को मेरे यहाँ पे लेके आ जाऊंगा या गुड्स का मूवमेंट मैं करूंगा, मतलब अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज कर रहा है तो मूवमेंट कॉस्ट कर रहा है रेसिपिएंट। बट थर्ड केस, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वापिस से सुनो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वापिस से सुनो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हमेशा ऐसा माना जाएगा कि मूवमेंट जो है ना वो किसने किया? रेसिपिएंट ने किया। इन रियलिटी कोई भी करो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो माना जाएगा मूवमेंट यहाँ पे हमेशा किसने किया है? रेसिपिएंट ने किया। अभी सर ई वे बिल आपको कब जनरेट करना है? जब आपका कंसाइनमेंट वैल्यू कितने रुपीज से ज्यादा रहेगा? 50,000 रुपीज से ज्यादा रहेगा। अभी सर कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब है? कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब आपका जो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो, उसके अंदर आप लोग ऐड करोगे आपका जीएसटी वाला कंपोनेंट। बट अगर कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह है तो आप लोग उसको ऐड नहीं करोगे। मतलब समझो सर, अगर आप लोग एक सप्लाई कर रहे हो 45,000 रुपीज का और उसके ऊपर मान लो 18% जीएसटी लगा, तो 45,000 प्लस 18% जीएसटी लगने के बाद में आपका टोटल कॉस्ट आएगा 53,100, है ना? मतलब अभी यहाँ पे इन शॉर्ट आपका जीएसटी कितना आ गया था? 8100। तो ये तो बन गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। ये कौन सा अमाउंट बन गया आपका? टैक्सेबल अमाउंट। ये बन गया आपका जीएसटी कंपोनेंट। और ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको अपन कौन सा वैल्यू बोलेंगे? कंसाइनमेंट वैल्यू। कहने से अभी यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू एग्जैक्ट 50,000 रहा तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ई वे बिल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। सर अगर मेरा कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से नीचे है तो मुझे वॉलेंटरी ई वे बिल बनाना है। वॉलेंटरी क्या बनाना है? ई वे बिल। तो मेरे पास पूरी परमिशन है, मैं वॉलेंटरीली जब चाहे तब बना सकता हूं। कंपल्सरी तब है जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा रहेगा तो ही। अच्छा सर, अगर मान लो आपके पास एक इनवॉइस ऐसा आ रहा है 60,000 रुपीज का,
जिसके अंदर आपका 5000 रुपीज एग्जाम सप्लाई है। 5000 क्या है? एग्जाम सप्लाई। और जो आपका 55,000 रुपीज है ना, वो इंक्लूडिंग 12% जीएसटी है। इंक्लूडिंग 12% क्या है? जीएसटी। तो आप सबसे पहले 60,000 को दो पार्ट में बाइफरकेट कर लो, 5,000 और 55,000। अभी आपको ये 5,000 को कंसीडर नहीं करना है, एग्जाम वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। अभी ये 55,000 में कहना है इससे ये आपका टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्सेस है, यानी कि अभी आपका ये जो अमाउंट है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? आपका कंसाइनमेंट वैल्यू। और अभी क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ई वे बिल बनाना क्या हो गया? मैंडेटरी है। अच्छा, अभी मैं एक छोटा सा ट्विस्ट करता हूं। आपका है ना यहाँ पे टोटल बता दो, एग्जाम सप्लाई जो है वो है आपका 6,000 का, आपका टैक्सेबल वैल्यू है 40,000, ठीक है, और आप इसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहे हो 18%। तो इस केस में आपका जो इनवॉइस वैल्यू है भैया वो कितने का होगा? वो होगा आपका सिंपल है 6,000 का प्लस 40,000 इंटू 1.18। तो 40,000 इंटू 1.18 वो कितना आता है आपका? 47,200। और आपका एग्जाम वाला वैल्यू कितना आता है? 6,000। तो अभी आपका इनवॉइस का वैल्यू अगर देखा जाए तो वो बन जाएगा 53,200। बट इस केस में आपको एग्जाम वाले कंपोनेंट को तो निकालना है, तो आप एग्जाम वाले कंपोनेंट को निकाल दो। 6,000 रुपीज आपके कंसाइनमेंट वैल्यू में नहीं आएगा, तो बचता कितना अमाउंट है अभी आपका? 47,200। और ये लेस देन 50,000 है, तो इस केस में मालिक आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। समझा आप सबको? क्लियर है? तो वो था आपका पॉइंट। अभी यहाँ पे आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स क्यों रह सकता है? एक तो इन रिलेशन टू सप्लाई रह सकता है, यानी कि आप लोगों ने एक्चुअल में सप्लाई किया। रीजन अदर देन सप्लाई, एग्जांपल आर्टिस्ट ने अपना आर्ट गैलरी को भेजा, या तो अगर आप लोग कोई भी इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या? आप लोग परचेस कर रहे हो, जो हम लोगों ने देखा था। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और अगर आप लोग सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर भैया मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो आपको ई वे बिल के साथ में टैक्स इनवॉइस देना मैंडेटरी है। बट अगर यहाँ पे आपका मूवमेंट का रीजन अदर देन सप्लाई है, ऑफ कोर्स टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ रहेगा। उस केस में आप लोगों को मूवमेंट के साथ में जनरेट करना पड़ेगा डिलीवरी चलान, ठीक है। ओके सर, ई वे बिल को कौन जनरेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या अपडेट कर सकता है? तो ई वे बिल या तो जनरेट, या तो कैंसिल, या तो अपडेट कौन कर सकता है? सप्लायर, रेसिपिएंट या तो ट्रांसपोर्टर, एज द केस में भी। ई वे बिल आप लोग मैंडेटरी जनरेट कब करोगे? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का मूवमेंट होने के पहले ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। बट ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको कंपलसरी अपने आप को जीएसटी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद में ई वे बिल पोर्टल के ऊपर भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। बट मान लो अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जो जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कि एग्जेम्पशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा है, जीटीए को रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर एंड एग्जेम्पशन को अगर मर्ज करके सेक्शन 23 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर एक जीटीए है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है सेक्शन 23 के हिसाब से। तो अगर ट्रांसपोर्टर है तो उसको अपने आप को जीएसटी पोर्टल के ऊपर क्या करना पड़ेगा? एसोसिएट करके लेना पड़ेगा, जिसके लिए उसको एक ट्रांसिन मिलेगा, ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके थ्रू ये 15 डिजिट का यूनिक नंबर रहता है, इसके थ्रू वो ई वे बिल को बना सकता है, ठीक है। बट सर अगर एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, वो भी ई वे बिल बना सकता है। उसके लिए फॉर्म रहता है ENR 03, ठीक है। सर अगर एक ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर, तो उसको ना कोई भी एक जीएसटी यूज करके वो ये कर सकता है, कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकता है, ठीक है। ओके सर, ई वे बिल है ना दो केसेस में मैंडेटरी है। मतलब अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू अगर ये लेस देन 50,000 रहा तो भी आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। मतलब आपका कंसाइनमेंट वैल्यू का फर्क ही नहीं पड़ता। कब? जब आप लोग कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल कोई भी गुड्स अपने जॉब वर्कर को बेच रहा है इंटरस्टेट, तो उसको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अगर ये इंट्रास्टेट रहेगा तो मैंडेटरी नहीं है। बट
मतलब 50,000 तक फिर एग्जेम्प्ट है, बट इंटरस्टेट के लिए ये क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। और अगर समझो आप लोग कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, क्योंकि आप लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बेच रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट किया गया था, बट आप लोग इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ई वे बिल बनाना क्या बन जाएगा, मैंडेटरी बन जाएगा। ठीक है, सब लोगों का ध्यान हम स्क्रीन के ऊपर एक बार वापस देखो, ध्यान से समझ के लो। सबसे पहले आप लोगों का सप्लाई जो है बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो होगा आपका इंट्रास्टेट, या तो वो कौन सा होगा, इंटरस्टेट। अगर आपका इंटरस्टेट है तो आपको कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल हमेशा बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं। अगर वो इंट्रास्टेट हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है, कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू अगर अप टू 50,000 है तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी नहीं है, और अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सेकेंड केस किसकी बात कर रहा है कि अगर आप लोग कोई भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, वो पर्सन सप्लाई कर रहा है जिसको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है सेक्शन 23 के हिसाब से, तो उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा इंटरस्टेट ट्रांसफर के लिए। इंट्रा के लिए उसने नहीं बनाया तो भी चलेगा। क्लियर है। फिर बात करेंगे अपन अगला मॉडल जो कि है बिल टू शिप टू मॉडल। अच्छा, ये मॉडल को एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्या रहता है। ए ने ऑर्डर दिया बी को, ए ने बी को क्या किया, ऑर्डर, और क्या बोला, ऑर्डर देके आप इसका डिलीवरी जो है ना वो सी को दे दो, आप इसका डिलीवरी क्या कर दो, सी को कर दो। तो बी जो है, बी इनवॉइस किसके नाम पे इश्यू करेगा, ए के नाम पे, बट बी उसका शिपिंग किसको करेगा, सी को करेगा। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन 1। ए जो है वो क्या करेगा, वो इनवॉइस इश्यू करेगा, किसके नाम पे इश्यू करेगा, सी के नाम पे। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो इस केस में देखा जाए तो आपके टोटल दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक हो रहा है आपका ट्रांजैक्शन 1 जो बिटवीन ए एंड बी है, और दूसरा हो रहा है ट्रांजैक्शन 2 जो बिटवीन ए एंड सी है। इसको बोलते हैं अपन बिल टू शिप टू मॉडल, क्योंकि बी बंदा जो है ना वो बिलिंग करेगा ए के नाम पे, बट शिपिंग किसको करेगा, सी को करेगा। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ ओनली वन ई वे बिल इज मैंडेटरी, ओनली वन ई वे बिल इज मैंडेटरी। आपको एक से ज्यादा ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है। फिर अगली बात चालू है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल आप लोग बना सकते हो क्या। तो देखो, कंसोलिडेटेड ई वे बिल के लिए अगर आपके मल्टीपल इनवॉइसेस है और मान लो सबका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल नहीं बना सकोगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अगर वो आपका सारा का सारा जो भी गुड्स है वो एक ही गाड़ी में जा रहा है, एक ही बॉक्स में जा रहा है, तो भी एवरी इनवॉइस के लिए सेपरेट ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। बट अगर समझो आपके मल्टीपल ई वे बिल है, उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल ई वे बिल बना सकते हो, वो पॉसिबल है, एंड वो भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मतलब मल्टीपल इनवॉइसेस अगर है तो उसके लिए सेपरेट ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, बट अगर मल्टीपल ई वे बिल है उसको कंसोलिडेट करके आप सिंगल ई वे बिल बना सकते हो, वो भी क्या है के लिए ऑप्शनल है। फिर आपको कौन सी डिटेल्स को ई वे बिल के अंदर देना कंपलसरी है। सबसे पहले आपको आपकी इनवॉइस की डिटेल को देना है, जिसके अंदर आपके सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर आ गया, आपका डॉक्यूमेंट का नंबर और डेट आ गया, आपकी गुड्स का वैल्यू कितना है वो आ गया, और एचएसएन कोड आ गया। फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो मूवमेंट कर रहा है उसको ये सब डिटेल्स को भरना मैंडेटरी है। ये हो गया आपका पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए भरने के बाद में आपको क्या बोला गया है, विद इन 15 डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज आपको पार्ट बी भरना है। पार्ट बी भरने के बाद में ही आपका ई वे बिल जनरेट होगा। पार्ट बी के अंदर आपको आपकी कन्वेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, जिसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट और व्हीकल का नंबर आप लोगों को डालना मैंडेटरी है। ये अगर जो पर्सन ई वे बिल बना रहा उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो भर देगा, या तो ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है। ई वे बिल आपका तभी जनरेट होगा जब आप लोग पार्ट बी को भरोगे। बट ऐसा एक एक्सेप्शन है जहां पे आपने पार्ट बी नहीं भरा तो भी चलेगा। वो क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग विद इन सेम स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सेम स्टेट में, और वो भी 50 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, 50 किलोमीटर मतलब जहां से कंसाइनर का प्लेस है वहां से ट्रांसपोर्टर का प्लेस, या ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी का प्लेस सेम स्टेट में, सेम स्टेट में, और 50 किलोमीटर तक है, तो आपने पार्ट बी नहीं भरा तो भी चलेगा। ठीक है। तो यूनिक ई वे बिल नंबर का वैलिडिटी कितना है, पार्ट बी का 15 दिन का वैलिडिटी रहता है। पार्ट ए भरने के अंदर पार्ट बी में आप उसको 15 दिन में भर सकते हो।
ठीक है। आप ट्रांसपोर्टेशन कौन सी गाड़ी में कर सकते हो, खुद की गाड़ी रह सकती है, या तो हायर रह सकती है, या तो कोई भी पब्लिक कन्वेंस रह सकता है। बट ऐसा पॉसिबल है ना कि आपकी गाड़ी लेट से महाराष्ट्र से किधर जा रही है, दिल्ली जा रही है, तो यहाँ पे आपके जो गुड्स जब स्टार्टिंग में निकले तो वो व्हीकल ए में दे, और आगे जाके ये आपका व्हीकल चेंज हो गया, व्हीकल चला गया, आपका बी बन गया, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपका व्हीकल सी आ गया, व्हीकल क्या आ गया, सी। तो कहने से ये जो भी आपके ट्रांसपोर्ट के डिटेल्स है, ये सारे के सारे कहां पे भरे गए थे, आपके पार्ट बी में भरे गए थे। तो जब पार्ट बी ओरिजिनली जनरेट हुआ था तब उसके अंदर व्हीकल ए के डिटेल्स थे, पर अभी गुड्स ए से लेके किधर चले गए, बी में चले गए, बाद में बी से लेके कहां पे चले गए, सी में चले गए। तो अगर समझो आपका कन्वेंस चेंज हो रहा है, आपका क्या चेंज हो रहा है, कन्वेंस चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा पार्ट बी। क्या अपडेट करना पड़ेगा, पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा। सर कितनी बार हम लोग पार्ट बी को अपडेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। आपका जितनी बार कन्वेंस चेंज हो रहा है आप लोग उतनी बार आपका पार्ट बी को चेंज कर सकते हो। बट मेक श्योर जो लेटेस्ट व्हीकल है, जो क्या है आपका लेटेस्ट व्हीकल, जिसके अंदर आपके क्या है गुड्स, वो ही इंफॉर्मेशन आपकी किसके अंदर रहनी चाहिए, पार्ट बी के अंदर रहनी चाहिए। समझा क्या, क्लियर है। तो अपडेट कन्वेंस का पार्ट बी में आप लोग कर सकते हो। हु विल अपडेट, जो पार्ट ए के अंदर इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो अपडेट कर दे, या तो ट्रांसपोर्टर अपडेट कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये ट्रांसफर होने के पहले आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। और कितनी बार अपडेट कर सकते हो आप, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर समझो आपने गुड्स दूसरे ट्रांसपोर्टर को दे दी है, पहले समझो गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए निकले राम ट्रांसपोर्टर से, इंदौर में जाके वो लोग शिफ्ट हो गए लेट से राजू ट्रांसपोर्टर को, तो राम ट्रांसपोर्टर वो ई वे बिल किसको असाइन कर देगा, राजू ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल, एयर और रेलवे, ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल इन पार्ट बी either prior to or after the commencement of movement of goods। सेम पॉइंट है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे। देखो यूजुअली आप लोगों को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है मूवमेंट कॉस्ट करने के पहले, बट अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे हो रहा है उस केस में, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे के केस में क्या बोला गया है, आप लोगों को मूवमेंट करने के पहले ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बट आप लोगों को ई वे बिल तब बनाना है जब आप लोगों को गुड्स का डिलीवरी लेना है, यानी कि ई वे बिल आपको प्रोड्यूस करना है गुड्स की डिलीवरी लेने के टाइम। अगर आपने ई वे बिल को जनरेट नहीं किया तो रेलवे डिपार्टमेंट आपके गुड्स को रिलीज नहीं करेगा। समझा यहां तक, चलो। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है, सर मेरा कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है, मेरे को फिर भी वॉलंटरी ई वे बिल बनाना है, क्या मैं बना सकता हूं क्या, आंसर इज यस, वॉलंटरीली ई वे बिल आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो और आपको ई वे बिल फिर भी बनाना है, उसके लिए आप लोगों को यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। सर एक बार अगर आप लोगों ने ई वे बिल बना दिया, पार्ट ए को आप लोग अमेंड नहीं कर सकते हो, कैंसिल करना पॉसिबल है। कितने आवर्स के अंदर कैंसिल करने के लिए परमिशन दिया है आपको, 24 आवर्स ऑफ जनरेशन के अंदर आप लोग कैंसिल कर सकते हो। बट अगर आपकी गाड़ी रास्ते में रुका के एक बार डिटेल हो गई, सर्च हो गई, चेक हो गई, वेरीफाई हो गई, उसके बाद में आप लोग उसको कैंसिलेशन नहीं कर सकोगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ई वे बिल एक बार जनरेट कर दिया तो उसका वैलिडिटी कितना रहता है, यानी कि वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, तो उसके लिए आपको आपका टाइप ऑफ कार्गो देखना पड़ेगा, यानी कि टाइप ऑफ आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर वो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसका एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप, मतलब देखो सबसे पहले ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी कि एक लिमिट से बड़ी व्हीकल, अरे वो कितनी बड़ी है ना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको एग्जाम में सीधा दिया रहेगा ओवर डायमेंशनल कार्गो या तो मल्टी मॉडल शिपमेंट। अच्छा मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब क्या, जिसके अंदर वेरियस मोड्स ऑफ शिपमेंट है, जैसे कि रोड प्लस रेलवे, एयरवे प्लस रोडवे, रेलवे प्लस वाटरवे, वाटरवे प्लस एयरवे, कुछ भी, बट इसके अंदर एक कंपल्सरी आपका क्या रहना चाहिए, शिप वाला वे रहना चाहिए। तो आपको बोले कि 200 किलोमीटर के लिए 1 डे देंगे, एडिशनल 200 किलोमीटर के लिए या पार्ट देर ऑफ के लिए 1 एडिशनल डे देंगे। मतलब मान लो अगर मेरे 430 किलोमीटर से, तो पहले 200 किलोमीटर के लिए एक दिन मिल जाएगा, 200 से लेके 400 तक मेरे को और एक दिन मिल जाएगा, अभी 400 से लेके 430 एक पार्ट देर ऑफ के लिए और एक दिन मिल जाएगा, इनकी टोटल कितने दिन मिल जाएंगे, 3 दिन मिल जाएंगे।
सर मान लो अगर ये सिर्फ 70 किलोमीटर रहता तो पहले 200 के लिए मुझे 1 डे मिला रहता, तो 70 के लिए मुझे कितना दिन मिल गए रहते थे? 1 डे। अच्छा सर अगर समझो ये मेरे रहते थे 840 डेज, तो मुझे कितने दिन मिलते थे? 5। क्योंकि सीधी बात है, देखो 800 के लिए 4 डेज मिल गए पहले। सर कैसे मिले, एक बार एक्सप्लेन करता, देखो 0 से 200 के लिए 1, 200 से 400 के लिए 1, 400 से 600 के लिए 1, 600 से 800 के लिए 1, है ना, और ऊपर के कितने किलोमीटर बच रहे हैं मेरे? 40 किलोमीटर, उसके लिए 1, तो 1 2 3 4 5 डेज मुझे मिल गए रहते थे। क्लियर है? सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 डेज कब से गिनना चालू करने, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आज समझो डेट है, एग्जांपल आज डेट क्या है मेरा? 1 दिसंबर 2026, मेरे कैलेंडर में ये डेट है। मैं आज ईवे बिल बना रहा हूं, आज दिन कौन सा है? लेट्स से आज दिन है वेडनेसडे, ठीक है। अभी ये मैं रात को 2 बजे, मतलब 30 नवंबर खत्म हो गया, 1 दिसंबर मेरे इधर चालू हो गया, जो अपन बोलते हैं ना 2 AM को मैंने जनरेट कर दिया, वो जाने दो। दिन कौन सा था? 1 दिसंबर था, यानी कि वेडनेसडे के दिन जनरेट कर दिया। मेरे को 5 डेज कैलकुलेट करने ना, मैं वेडनेसडे को छोड़ दूंगा। वेडनेसडे के बाद में 5 दिन कौन से आते हैं मेरे? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो ये मेरा वैलिड कब तक रहेगा? मंडे तक वैलिड रहेगा। मतलब फर्स्ट को आप छोड़ दो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स दिसंबर, जब तक मेरे कैलेंडर में 6 दिसंबर है। अच्छा 6 दिसंबर मतलब मैं बोलूं 11:59 PM तक ये मेरा ईवे बिल वैलिड रहेगा। समझा? अच्छा सर अगर मैंने 1 दिसंबर को रात को 11:30 बजे बनाया रहता था ईवे बिल, तो भी मेरा क्या बोलना है? आप 1 दिसंबर को बना रहे ना, ये दिन छोड़ दो, तो भी आपका वैलिडिटी इस केस में सेम रहेगा। समझा? अच्छा सर बट अगर ये आपका कार्गो ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है हैविंग एटलीस्ट 1 लेग इन शिप, उसके लिए क्या बोला है? हम तेरे को 20 किलोमीटर के लिए 1 डे देंगे, एडिशनल 20 किलोमीटर के लिए 1 एडिशनल डे देंगे। यानी कि मान लो अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, वो जा रहा है 126 किलोमीटर, तो उसको कितने दिन मिलेंगे? तो देखो 0 से 20 के लिए 1, 20 से 40 के लिए 1, 40 से 60 के लिए 1, 60 से 80 के लिए 1, 80 से 100 के लिए 1, 100 से 120 के लिए 1, और ऊपर के 6 किलोमीटर के लिए 1। यानी कि उसको टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 डेज इन टोटलिटी मिलेंगे। क्लियर है आप सबको? सर अगर ये एग्जाम के अंदर दिया जाए 164 डेज, तो अभी एक एक दिन देखने का क्या? आंसर इज नो, सिंपल है। 164 डिवाइडेड बाय 20 करो, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको अपन कन्वर्ट करके कितने दिन मान लेंगे? 9 डेज कंसीडर कर लेंगे। समझा क्या? तो ये था आपका वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, और दिन कब से कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। सर एक बार ईवे बिल आप लोगों ने बना दिया तो क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या? एक्सटेंशन देखो यूजुअली पॉसिबल नहीं है, बट अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जैसे कि वॉर हो गया, कैलेमिटी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक्सटेंशन मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिटेल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिसर को कि आप एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हो, और ये आपका टाइम खत्म होने के 8 घंटे के अंदर आप लोगों को एक्सटेंशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ईवे बिल या तो सप्लायर बना रहा है या तो रेसिपिएंट बना रहा है। अगर सर सप्लायर ने ईवे बिल बनाया तो रेसिपिएंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर रेसिपिएंट ने बनाया तो सप्लायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो जब से ईवे बिल बनाया है वहां से 72 आवर्स, जब से ईवे बिल जनरेट किया वहां से 72 आवर्स, या तो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स का टाइम है विच एवर इज अर्लियर, अगेन या तो 72 आवर्स के अंदर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लो, या तो आपका जो डिलीवरी ऑफ गुड्स का टाइम है उसके पहले आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लो। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। डीम्ड क्या माना जाएगा? आपका एक्सेप्टेंस। क्लियर है यहां तक सबको? चल अगला पॉइंट बोलेगा सर देखो ईवे बिल आपने एक स्टेट में बना दिया तो दूसरे स्टेट में आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ईवे बिल वैलिड नहीं है अगर उसके ऊपर व्हीकल नंबर नहीं है। तो ईवे बिल एक बार जनरेट कर दिया पार्ट ए, अब एडिट नहीं कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो 24 आवर्स के अंदर, और ईवे बिल पे हमेशा आपका लेटेस्ट व्हीकल नंबर रहना चाहिए। फिर नीचे दिए गए हुए कुछ केसेस है जहां पे ईवे बिल आपका
नहीं बना तो भी चलेगा। एक बार आप इसको क्विकली रीड करेंगे, ये एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फॉलोइंग गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एलपीजी फॉर सप्लाई ऑफ हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जाम कैटेगरी सप्लाई, या तो आप केरोसिन ऑयल को सोल्ड कर रहे हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में, पोस्टल बैगेज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, या तो आप लोग कोई भी पर्ल्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, मेटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या तो आप ज्वेलरी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, करेंसी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या कोरल अनवर्क और वर्क कोरल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ईवे बिल बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नॉन मोटराइज व्हीकल से कर रहे हो तो भी ईवे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। समझो आप लोग बुलक कार्ड के ऊपर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो पार्टी में व्हीकल नंबर नहीं है ना डालने के लिए, तो ईवे बिल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अगर आप लोग कस्टम पोर्ट से लेके या कस्टम के एयरपोर्ट से लेके या कार्गो कॉम्प्लेक्स तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ईवे बिल नहीं बना तो भी चलेगा। आप लोग ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, उसका ईवे बिल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। बट अगर ये डी ऑयल्ड केक है तो उसका ईवे बिल बनाना मैंडेटरी है। अगर आप लोग नॉन टैक्सेबल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ईवे बिल आप लोगों को बनाना मैंडेटरी है। समझा? फिर अगर आप लोग मूवमेंट कर रहे हो ऐसे गुड्स का जो सप्लाई बोल के क्लासीफाई नहीं होते शेड्यूल 3 में, तो ईवे बिल नहीं बनाओगे तो चलेगा। अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंडर कस्टम्स का सुपरविजन और कस्टम का सील, तो ईवे बिल मत बनाओ। गुड्स को अगर आप लोग ये कर रहे हो कैरिड एज अ ट्रांजिट कार्गो टू और फ्रॉम नेपाल और भूटान, ईवे बिल मत बनाओ। अगर गुड्स को एग्जेम्प्ट किया गया था अंडर 2 नोटिफिकेशन, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट टू रन कैंटीन्स फॉर ऑनवर्ड सप्लाई टू ऑथोराइज कस्टमर, या तो मूवमेंट ऑफ हेवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो ईवे बिल मत बनाओ। अगर कोई भी मूवमेंट डिफेंस फॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर रहा है एज अ कंसाइनर और कंसाइनी, ईवे बिल मत बनाओ। अगर कंसाइनर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है और गुड्स को आप लोग रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ईवे बिल मत बनाओ। अगर एम्प्टी कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ईवे बिल मत बनाओ। अगर आप लोग वेट ब्रिज तक पेमेंट के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो 20 किलोमीटर तक, ईवे बिल मत बनाओ। और अगर आप लोग एम्प्टी एलपीजी के सिलेंडर को मूव कर रहे हो अदर देन सप्लाई के लिए, ईवे बिल नहीं बनाया तो भी चलेगा। ठीक है? अच्छा, अभी अगला पॉइंट क्या बोलता है, जो पर्सन इंचार्ज होता है ऑफ कन्वेयंस का, यानी कि समझो आपकी ट्रक है तो ट्रक का ड्राइवर है, वो बन जाएगा पर्सन ऑफ इंचार्ज। उसको कंपलसरी क्या कैरी करना है, एक तो ईवे बिल तो रहना चाहिए उसके साथ, बट ईवे बिल के साथ में या तो इनवॉइस रहना चाहिए। अगर आपने ई इनवॉइसिंग किया रहेगा तो उसका क्यूआर कोड, या तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर, या तो अगर आपका इनवॉइस नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई, या तो डिलीवरी चलान है तो डिलीवरी चलान रहना चाहिए। साथ ही साथ में उसके बाद फिजिकल कॉपी ऑफ ईवे बिल रहना चाहिए, या तो उसका जो ईवे बिल है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैप रहना चाहिए RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के ऊपर उसको मैप रहना चाहिए। ठीक है? अगर वो ईवे बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ईवे बिल का नंबर ऑफिसर को बता दिया तो भी चलेगा। ठीक है? अगर गुड्स इंपोर्टेड गुड्स है तो बिल ऑफ एंट्री आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी। आपका जो कन्वेयंस है वो प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए रास्ते में रुका सकता है। ठीक है? वो कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए रुका सकता है, बट हाँ वो जो भी वेरिफिकेशन करेगा वो कमिश्नर नहीं तो प्रॉपर ऑफिसर करेगा, और वो मैक्सिमम है ना वेरिफिकेशन आप लोगों का एक ही बार करेगा। कितनी बार करेगा? मैक्सिमम एक बार। एक बार से ज्यादा भी वो कर सकता है अगर उसके पास कोई भी ऐसा सूत्रों के हवाले अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आई है कि हमारे वेरिफिकेशन करने के बाद में गुड्स के अंदर सर्टेन ऐसे गुड्स लोड हुए जो कि पॉसिबिलिटी है फ्रॉड का, वो वापस से वेरिफिकेशन भी कर सकता है। ठीक है? आपकी गाड़ी एक बार उसने इंस्पेक्ट या वेरीफाई कर ली तो ऑफिसर को समरी रिपोर्ट को अपलोड करना पड़ता है पोर्टल के ऊपर, जिसके लिए पार्ट ए उसको अपलोड करना पड़ता है विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, और समरी रिपोर्ट के बाद में उसको फाइनल रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है पार्ट बी में विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन। अगर 3 दिन में नहीं कर पाए तो उसको और 3 दिन का एक्सटेंशन भी मिल सकता है पार्ट बी के लिए। पार्ट ए के लिए नहीं मिलेगा, पार्ट बी के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है? सेकेंड टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है, बट हाँ अगर ऐसा कुछ तो समझ में आया सूत्रों के हवाले कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है तो वो वापस से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपकी गाड़ी डिटेंशन के लिए 30 मिनट से ज्यादा रुकाई गई है तो आप लोग ये इंफॉर्मेशन कॉमन पोर्टल के ऊपर भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हमारी गाड़ी इतना टाइम के लिए रुकाई गई थी। क्लियर है? उसके बाद में मालिक आपका ईवे बिल जनरेट करने का फैसिलिटी ब्लॉक कर सकते हैं, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा,
ये ब्लॉक कब करेंगे? जब आप ई वे बिल एज अ सप्लायर बना रहे हो, एज अ क्या बना रहे हो? सप्लायर, तो आपका ई वे बिल का जो लॉगिन है ना उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब अगर आप ई वे बिल एज अ रेसिपिएंट बनाना चाहते हो, ऐसा क्या बनाना चाहते हो? रेसिपिएंट, तो आपका ई वे बिल कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता। एज अ रेसिपिएंट आप हमेशा बना लो, बट अगर आप लोग ई वे बिल बनाना चाहते हो इन द कैपेसिटी ऑफ अ सप्लायर, तो अब तो हम लोग ई वे बिल का पोर्टल को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक यानी कि हम लोग आपको जनरेट करने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको? डिफॉल्टिंग सप्लायर को। अगर आप लोग रेसिपिएंट होकर कोई भी डिफॉल्ट कर रहे हो हमें प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर आप लोग ट्रांसपोर्टर होकर डिफॉल्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोग सप्लायर हो तो हम लोग आपका ई वे बिल का लॉगिन क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। सर क्यों ब्लॉक करेंगे? तो देखो, अगर मान लो आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बोल के रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक टैक्स का फाइलिंग नहीं किया, यानी कि टैक्स का पेमेंट नहीं किया सीएमपी 08 में, हम आपका ब्लॉक कर देंगे पोर्टल। अगर आप लोगों ने रेगुलर स्कीम को ऑप्ट किया है और आपने 2 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न को फर्निश नहीं किया, यानी कि जीएसटीआर 3B को फर्निश नहीं किया, हम आपका पोर्टल ब्लॉक कर देंगे। अगर आपने जीएसटीआर 1 को 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स या कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए फाइल नहीं किया, हम आपका ई वे बिल का पोर्टल ब्लॉक कर देंगे। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी का सस्पेंड हो चुका है तो हम लोग आपका पोर्टल ब्लॉक कर सकते हैं। बट हम लोग ये ब्लॉकिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे? अगर आप लोग कौन हो? सप्लायर। अगर आप रेसिपिएंट बोल के डिफॉल्ट कर रहे हो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको माफ कर देंगे। समझा यहाँ तक सबको? बोलो।